अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना खुद आपका ही काम है। अच्छा, अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उनको लगता है नहीं आए रोज़, कभी जो है उनको घुटने में दर्द हो रहा है, कभी उनके हाथों में दर्द हो रहा है, कभी उनको लगता है नहीं सर में जो है वो दर्द हो रहा है, उनको पता भी नहीं होता कि वजह क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को तो जेनेटिकली होता है ना कि सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया एंड ऑल। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हफ्ते में एक दिन दूध में आपने हल्दी डाल के जो है वो पी लेनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल इंजरीज वगैरह होती हैं, जो आपको याद भी नहीं होता कि कहीं आप गिर गए थे, चोट लग गई थी एंड ऑल, तो वो जो है उसमें दर्द में कमी आ जाती है और आपके लिए अच्छा रिकवरी प्रोसेस रहता है। अच्छा, एक और खबर, ज़बरदस्त खबर आपके साथ में शेयर करती हूँ मैं। ये है जी साउथ एयर के हवाले से कि साउथ एयर की आज से कराची से 2 परवाजें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा, शाहिद इकबाल साहब जो हैं स्टेशन मैनेजर साउथ एयर के, उनका ऐसा बताना है। पहली परवाज़ जो है कराची से तुर्बत, पेशावर, फिर दोबारा तुर्बत और फिर कराची वापस आएगी, जबकि पहली परवाज़ जो है सुबह 7 बजे जो है कराची से रवाना होगी, फिर शाम 5:40 पर कराची वापस आएगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और इसी तरह से इसका स्केजुअल जो है प्लान है कि भावलपुर और इस्लामाबाद, इन तमाम तर जगहों के लिए जो है शहरों के लिए ये मुख्तस है। तो मुसाफिरों को मुकर्रर वक्त पर पहले एयरपोर्ट पहुँचने की हिदायत भी की गई है और परवाज़ों का जो शेड्यूल है वो भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सिंध हुकूमत का सिंध स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला जो है सामने आया और इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध यूथ कार्ड की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अच्छा, जल्दी नौजवानों को ये कार्ड जो है वो फराम किया जाएगा, वज़ीर खेल का ऐसा बताना है और उनका ये कहना है कि स्पोर्ट पॉलिसी एक बेहतरीन निज़ाम होगा, खिलाड़ियों की फलाह और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोसी देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है स्कूल और कॉलेजेस में खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं असर नौ फ़ाल की जाएंगी। सिंध यूथ कार्ड के इजरा का अमल जो है तेज़ करने और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को मज़ीद फ़ाल बनाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। ज़बरदस्त ये कोशिशें हैं, ज़बरदस्त ये जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यूथ को। अच्छा जी, एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कि मेयर ने औरंगी में नए इमरजेंसी ऑपरेशनल बेस का इफ्तिताह कर दिया है। अच्छा जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 के नए इमरजेंसी ऑपरेशनल बेस का इफ्तिताह कर दिया है। और ये जो मनसूबा है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये हुकूमत सिंध, बल्दिया उज़्मा कराची और 1122 के बाहमी ताउन से मुकम्मल किया गया है। दैट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो भी कोई काम करता है, ऑल्सो डेफिनेटली वी अप्रिशिएटेड देम। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, फिर करते जी आपसे ढेर सारी बातें, खबरें हमने आपको बता दी हैं, लेकिन आज ज़बरदस्त हमारे शो पे गेस्ट भी हैं और साथ साथ आपको बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से भी मिलवाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टेप वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं फैशन ट्रेंड की, यानी कि लेटेस्ट फैशन कौन सा है, ट्रेंडिंग फैशन कौन सा है, तो सबसे पहले बात वही है कि जो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं दैट्स योर फैशन। लेकिन अब आपको थोड़ा सा स्टाइलिंग की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ती है। आप ये देखते हैं कि ठीक है मैं कंफर्टेबल तो हूँ, अगर लूज़ फिट शर्ट्स इन हैं तो डेफिनेटली मैं कौन सी लूज़ फिट जो है शर्ट पहन के कंफर्टेबल फील करता हूँ या कंफर्टेबल फील करती हूँ। अच्छा, आजकल जिस तरह का फैशन इन है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके लोग पहन रहे हैं। अगर किसी ने जो है वो ब्लैक कलर का या वाइट कलर का गरारा ले लिया है या फिर उसने जो है इस तरह का पेंट ले ली है, तो वो उसको बहुत सारी शर्ट्स के साथ जो है वो वेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू द पीपल कि वो किस तरीके से फैशन कैरी करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जब आप फॉर्मल कलेक्शन की तरफ जाते हैं। फॉर्मल कलेक्शन में आपको थोड़ा सा जो है ख़ुद भी फॉर्मल होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारी कलरिंग और थीम जो है वो मैच करके रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि नहीं भी आपने एक्यूरेट चीज़ें जो हैं वो मैच की हुई हैं। आपकी जो कलर है, आपका जो ड्रेस है, उसका स्टाइल जो है वो ओवरऑल कम्प्लीटली जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक में है। लेकिन कैजुअली आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेयर कर लेते हैं कि अगर आपने कोई शर्ट वेयर की है तो आप उसका ट्राउज़र डिफरेंट कर लेते हैं। लेटेस्ट फैशन कौन से हैं, मिक्स मैच करके कपड़े कैसे पहने जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं फ़रा लाखानी साहबा मौजूद हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मजे का आपने आज टॉपिक रखा है, तो सुबह आज बहुत हसीन होने वाली है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी फ़रा, ये बताइए
कि किस तरह के जो आजकल फैशन है वो इन है, ख़वातीन कैसे कपड़े आजकल ख़रीद रही हैं, आप लोग जो है स्टाइलिंग करके दे रहे हैं, तो क्या स्टाइल चल रहा है आजकल, लेटेस्ट फैशन क्या है 2026 का? देखें 2026 आधा तो जो गुजर चुका है उसमें हमने बहुत ज्यादा काफ्तान देखे और बहुत ज्यादा अभी भी काफ्तान ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो बाकी का जो 2026 रह गया है उसमें ज्यादा करके हमें काफ्तान के साथ शॉर्ट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। और जो शॉर्ट शर्ट्स या लॉन्ग शर्ट्स या काफ्तान की मैं बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश किया करें, जो भी लोग फैशन फॉलो करते हैं या ओढ़ने पहनने का शौक रखते हैं, वो अपने बॉडी टाइप को जानते हुए कि वो किस बॉडी टाइप के हैं, उसको देखते हुए जानते हुए अपना सिलेक्शन किया करें, वार्डरोब का या कपड़ों का इंतखाब किया करें। जब वंस आपको पता हो कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप पे किस तरह के कट सूट करते हैं, तो फिर आपका जो एक फ्लॉन्ट करने का एक प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। फिर आप जो भी पहनते हैं वो आप पे अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती चलूं, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा करके लोअर बॉडी शेप हमारे हैवी होते हैं तो उस तरह के लोगों पे शॉर्ट शर्ट्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो कोशिश किया करें कि वो लोग लॉन्ग शर्ट्स पे ही रहें। और शर्ट की लेंथ पे बॉटम्स का बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, तो उस हिसाब से शॉर्ट शर्ट के साथ ज्यादा करके हमको बलून पैंट्स देखने को मिलेंगी 2026 में। उसके अलावा हमें फर्शी शलवार भी देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा एक न्यू चीज निकली है जिसका नाम है शैम्स। शैम्स जो है वो सलवार और पैंट्स का कॉम्बिनेशन है। और अभी आजकल बहुत इन है, बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ऊपर से वो आपको शलवार वाला फील देता है, बट होते वो पैंट्स की तरह से थोड़े फिटिंग है। और नीचे पाइंचा जो उसका लुक शलवार वाला होता है, छोटा सा, मगर आपको जो है ना थोड़ा कपरी वाला पैंट वाला लुक आ जाता है, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे लिए इस वक्त मौसम और बॉडी टाइप के हवाले से एशियन एनवायरनमेंट में तो बड़ी आइडियल चल रही है इस वक्त। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग शर्ट्स पे रहते हैं तो उसमें बॉटम के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, जैसे कि आप बलून पैंट्स को लॉन्ग शर्ट के साथ मैच नहीं कर सकते। तो उसका ध्यान रखते हुए आपने लॉन्ग शर्ट के साथ सिर्फ कपरी पैंट्स, बेल पैंट्स या फर्शी भी नहीं पहन सकते। ओवरलैप वाली बेल पैंट्स वगैरह होती हैं, ये आप वेयर कर सकते हैं लॉन्ग शर्ट्स के साथ। तो हमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शर्ट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बाकी के 2026 में। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा ये बताएं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हैं या रोज़ाना उनको जो है वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के जाने पड़ते हैं, इस सेंस में कि नहीं भाई उनके ड्रेसेस सादा भी हों, एलिगेंट भी हों, डिसेंट भी लगें, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि रोज़ नए ड्रेसेस पहने। तो वो किस तरह से जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि 2 या 3 जो है वो पैंट्स या ट्राउज़र ले लें या फिर वो लूज पैंट्स ले लें एंड ऑल दैट? बहुत ज्यादा आसान तरीका ऑफिस वेयर वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए, और जो टीनेज भी हैं जिनको फैशन का शौक है लेकिन ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो वो यही कर सकते हैं कि आप सॉलिड प्लेन जो आपके फॉन बेज वाइट ऑफ वाइट के जो बेसिक हमारे पास बॉटम्स होते हैं वो आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि फर्शी शलवारें हो गई या ट्राउजर भी हो गए, और उसके साथ आप डिफरेंट सॉलिड और प्रिंट शर्ट्स को मैच कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आइडियल और बेस्ट रहता है वो तो यही है कि आप फर्शी शलवार ले लें और उसके ऊपर बेइंतहा आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उस प्ले अराउंड कर सकते हैं, प्रिंट्स भी और सॉलिड्स भी। तो वो यंग गर्ल्स के हिसाब से जो एक लूज सा एक लुक है ना, तो वो बड़ा ही प्यारा और आंखों को अच्छा लगता है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो मैं यही कहूंगी कि ऑफिस वाले और स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं वो ये कर सकती हैं कि सॉलिड बॉटम्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी को शर्ट्स की, बट शॉर्ट शर्ट्स ही वो पहन सकेंगे ज्यादा करके, क्योंकि अगर वो फर्शी ले रहे हैं तो उस पर हम लॉन्ग शर्ट नहीं पहन सकते, वो फिर जाता नहीं है साथ में, वो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि शायद सेंस नहीं है, ऐसे ही पहन लिया उठा के कुछ भी। तो वो शॉर्ट शर्ट के साथ फर्शी शलवार का ज्यादा अच्छा है। बाकी हाँ, अगर आप रेगुलर ट्राउजर लेते हैं तो आप लॉन्ग शर्ट, नी लेंथ शर्ट, शॉर्ट शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं। सही। तो अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या कंफर्टेबल रहता है। हाँ फरा, आजकल ना कुर्ती का फैशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो है वो इन है और उसमें भी डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, लेकिन उसमें ना एक इशू ये आता है, सबको ही होता है कि सब लोग ये सोचते हैं इस मौसम में अगर शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं तो थोड़ा सा जीन्स जो है ह्यूमिडिटी की वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, तो वो क्या चीज़ वेयर कर सकते हैं, उसको किस चीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हैं? जो कुर्तीज़ हैं
खूबसूरत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ होती हैं। तो कुछ लोग, अच्छा कुछ आपने देखा होगा ख़वातीन आजकल जो है वो उसको गरारों के साथ भी उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है कि अगर वो थोड़ा सा भी लॉन्ग है, यानी नी से थोड़ा सा भी ऊपर है, तो वो उनको गरारे जो खरीदे होते हैं उन्होंने ब्लैक वाइट ग्रीन वो एंड ऑल, वो उसके साथ भी उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है। जो रैंडम कैजुअल गरारों की मैं बात कर रही हूँ जो आजकल बहुत इन है। पहनने को तो आप किसी भी बॉटम के साथ पहन सकते हैं, एज फार एज यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर वेयरिंग। ठीक है, सबसे मेन, सबसे जो क्रक्स है ना हमारे टॉपिक का, वो ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी वेयर करते हैं तो वो आपको शोभेगा भी, अच्छा भी लगेगा, आप उसमें कंफर्टेबल भी फील करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक बात है वो ये कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आप स्कर्ट भी पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्तीज के साथ आप गरारा पैंट्स भी पहन सकते हैं, ट्यूलिप पैंट्स भी पहन सकते हैं, और लूज वाली जीन्स भी पहन सकते हैं। अगर आपको गर्मी का इशू है तो आप लूज वाली जीन्स, जो बैगी जीन्स आजकल हमारे जेंट्स पहन रहे हैं, तो वो भी पहन सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कि डिपेंड करता है आपको किस तरह की कंफर्टेबल बात वो ये ना कि अगर आपका कंफर्टेबल, आप जिस स्टाइल में कंफर्टेबल है वहीं से फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शुरू हो जाता है और वही आपका स्टाइल बन जाता है। एक्चुअली काफी सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करती हैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा ऐसे कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में मूव अराउंड कर रहे हैं तो वहां तो हम कोशिश करेंगे कि फुली कवर्ड हो और टखनों से नीचे तक की शलवारें हो और लूज लूज कपड़े हो, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। कवर्ड मीन्स मॉडेस्ट, मतलब खत्म। लेकिन अगर कहीं आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी नॉन कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है, मैं कहूंगी कि जहाँ आप थोड़ा सा खुल सकते हैं, तो वहां आपके पास कपरी पैंट्स का ऑप्शन है। लूज बेल पैंट्स तो टाइमलेस रहती हैं, वो तो मैं कहूंगी कि आप मस्ट अपने पास एक ब्लैक और वाइट बेल पैंट्स रखें, जो कि शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट सबके साथ ही अच्छी लगती हैं। तो वो शॉर्ट कुर्तीज लॉन्ग लूज बेल पैंट्स के साथ पहनी जा सकती हैं। प्लस फर्शी शलवार भी उस पर बहुत प्यारी लगेगी। फर्शी शलवार हो गई, शैंड्स हो गई, तो ये सब आप जो भी कंफर्टेबली आप पहन सकें वो आप पहने, आप डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बस अपना बॉडी टाइप जान ले। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है कि मुझे नहीं पता मेरा बॉडी टाइप क्या है या मुझ पे किस तरह के कलर सूट करेंगे, तो आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। मेरा या तो नंबर या तो इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा, तो जिनको भी राब्ता करना हो वो मुझसे 1-on-1 करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फुल्ली जो भी गाइडेंस हो सकेगी वो मैं करूंगी कि आपके ऊपर कौन से कलर सूट करेंगे, किस तरह के स्टाइल्स आपको पहनने चाहिए। तो वो तो इंडिविजुअली हम बात करते ही हैं, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर करके आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। फिर वो जो भी हो, जो भी आप पहने वो कॉन्फिडेंस के साथ पहने, कॉन्फिडेंस तो के साथ पहने, बिल्कुल। अच्छा, ब्राइडल जो है वो आजकल क्या इन है, शरारे, गरारे, फ्रॉक्स, या फिर बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं वो अपने मर्जी से भी कपड़े डिजाइन करा रही होती हैं और बहुत डिफरेंट वे में बहुत अलग अलग जो है वो शरारे स्टाइलिंग करवा रही होती हैं। बिल्कुल। ब्राइडल में तो हर चीज इस वक्त इन हुई है। ब्राइड का बेसिकली ड्रीम होता है शुरू से ही कि मैंने इस तरह का कुछ पहनना है। तो उसमें ज्यादा जो हमने देखा है वो ये कि बहुत ही लॉन्ग फ्लोर टचिंग शर्ट्स हैं जिसमें नीचे वो शरारे गरारे स्कर्ट्स का कॉम्बिनेशन करें, जिसमें फ्रिल्स हैं स्कर्ट के साथ में। उसके अलावा ज्यादा करके हम नी लेंथ शर्ट्स भी देख रहे हैं विद गरारा पैंट्स, तो वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्राइड्स चाहती हैं कि वो फिर बाद में भी उसको रीवेयर कर सके अपने शर्ट्स को। तो उसके साथ में अगर वो थोड़ी सी कम वर्क करके सॉलिड ट्राउजर बना लेते हैं तो वो फिर रीवेयर भी कर सकते हैं। तो वो भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर ब्राइड्स कोशिश कर रही हैं कि वो रीवेयर करने के माइंड से जो है डिजाइन करवाएं। फिर इसके अलावा ज्यादा करके गाउन्स लोग पहन रहे हैं। गाउन्स में ये कि वन पीस होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है और बॉडी भी थोड़ी सी हमारी शेप में अच्छी नजर आती है। तो ज्यादातर ब्राइड्स गाउन पहन रही हैं, मगर ज्यादा फ्रंट ओपन लॉन्ग शर्ट्स हैं जिसमें नीचे फ्रिल वाले स्कर्ट्स हैं, वो ज्यादा बन रहे हैं और ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से ये हम ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से बात करें ना, आजकल गोटा और वो जो पुराने ज़माने के जो ड्रेसेस थे ना वो भी बड़े इन हैं, और एक दिन एक इवेंट में ज़रूर ब्राइड्स ये करती हैं कि वो अपने अम्मी का या फिर नानी का या फिर दादी का ज़रूर वो कोई ना कोई शरारा, उसके साथ वो शर्ट बना लेती हैं, दुपट्टे ले लेती हैं या दुपट्टा रखा हो। तो इसके साथ किस तरह से प्ले किया जा सकता है, इसके साथ किस तरह से ड्रेसिंग की जा सकती है, क्योंकि वो बड़े महंगे और बड़े प्रीशियस ड्रेसेस होते हैं जो रखे होते हैं। जी बिल्कुल। वो जो टाइम था उस टाइम पे तो गोल्ड की कढ़ाइयाँ होती थी और महीनों और सालों लोग बैठ के लेडीज जो है वो उस पे वर्क करती थी। काफी मतलब
वो तो बहुत ही प्रेशियस किस्म की चीजें हैं जो हाँ। कि अब तो शायद लॉकर में बैंक के रखेंगे उसको क्योंकि अब तो वो ना देखने को मिलती है ना हाथ लगाने को मिलती हैं, तो वो तो हाँ, बहुत रेयर चीजें हैं। लेकिन हाँ, सही। कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो हाँ, चाहती हैं कि वो कुछ ना कुछ अपनी दादी का या मम्मी का टच ले लें, तो हाँ, कहीं कहीं पे हमने देखा है कि वो जहाँ पे मायो वगैरह के लिए ब्राइड्स को दुपट्टे में लाया जाता है, वो वहां दुपट्टा यूज करते हैं। कहीं कहीं पे वो अ, उन दुपट्टों के शरारे साथ भी होते सॉलिड हैं जो कहीं कहीं सूट्स पर, होते हैं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूरे पूरे गोटा लगा ड्रेसेस के होते हैं। गरारे हाँ, सूट्स बना लिए तो हाँ, वहां पे यूज कर लिया। तो सही। इस तरह से मल्टीपल जगहों पे वो यूज होता है, बट टोटली ये केस टू केस डिफर करता है कि क्या चीज आपके पास है हाँ, और आपने कहाँ यूज करना है, क्योंकि किसी किसी के पास जैकेट्स और कोटीज भी होती हैं। तो वो जो मेहंदी मायों के फंक्शंस होते हैं हम्म, उसमें जैकेट्स और कोटीज बहुत अच्छे से वो मर्ज होती है हाँ, हमारे सही, इवेंट के साथ। सही। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है और आपको क्या यूज करना है, बट कहीं कहीं पे उसको दुपट्टे को काट पीट के भी इस्तेमाल होता है, कुर्ते बन जाते हैं, बहुत कुछ होता है। सही, तो राइट। टोटली डिपेंड क्या बिल्कुल, यूज करने का। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की ड्रेसेस हैं, आप डिज़ाइनर से किस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फराह फॉर योर प्रीशियस बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। और जिस तरह से थैंक यू सो मच। फराह ने बहुत डिटेल में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया कि भाई ये सारा कुछ ट्रेंड है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ड्रेसिंग के मामले में। बात एक ही चीज़ पर आती है, आपके कंफर्ट जोन पर, आपके कॉन्फिडेंस पर। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं आप वो चीज़ वेयर कीजिए, फिर देखें आपको खुद को अच्छा लगेगा और लोग आपको कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपने महंगा ड्रेस भी पहना हुआ है और आपको लगता है नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम होगी और लोग आपको कहेंगे ड्रेस तो अच्छा है बट तुम्हें हुआ क्या है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। ड्रेसेस जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से ही आपको सूट करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, उनसे आपको मिलवाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आज एक दफ़ा फिर से मिलवाते हैं आपको इंटरनेशनल स्टार्स से। और ये जो ओवरऑल पर्सनालिटी है इनके बारे में आपको बताती हूँ कि ये जो हैं वो क्लेमे इनका नाम है। अच्छा जी, अब ये सिंगर हैं, इंटरनेशनल सिंगर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और कराची आए हुए हैं। और पाकिस्तान में इनके जो है मुख्तलिफ यहाँ पर कल्चर एक्टिविटी है, लेकिन कराची में आज इनका ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस है और 7 बजे शाम को इनकी परफॉर्मेंस है। इसके हवाले से इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आए हुए इनको कैसे लग रहा है। साथ साथ एमिनल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सो हेलो, हाउ आर यू? मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू फीलिंग हियर क्लेमे? Really great. Thanks. Okay, so you came here last year also? Yeah. In Karachi? Exactly, yeah. Okay. Second. Clement, starting from you, tell us something about your show tonight. Yeah, So, it's the show. It will be a show during 1 hour, and first I play my song, so I wrote song, and then I will play with a musician from our council. So maybe two or three songs. so are you excited? Yeah, it's gonna be great. we rehearsed yesterday, and it sounds really great. Okay, that's great. Sir, you know, it's really great that international stars came to Pakistan, and especially like Cleme. So, what do you think about that? How do you feel about that? The mix-up of the cultural activity, you know, people want to know about the music, people want to know about the music related to France, that, you know, about his talent. So, what do you think about that? We were very surprised because Clément is having the show organized by Alliance Française, Arts Council, the French Embassy, and sponsored by Nestlé. But we called for an open mic before his show, and we had 50 answers. So we selected That's great 2 idea, I different think. bands. Yes, we were surprised of the response we had. Okay. So we had we'll have 2 bands before him, and then the Saffron Sweaters, Okay. local band from Karachi, and him. First, playing Saffron with Sitters will others. perform on the show. A First little they will before perform. him. Okay, so you are collaborating with them or no? No, You're doing solo. Only with a musician from our council. Okay, Yeah. Cleme, you're a singer. So tell us something about your journey. Where did you started from? You know, how you become singer, and are you enjoying international trips and all that? I think it came during my childhood. So I used to practice music when I was a kid, Huh. and I practiced a lot in a band. And now I'm practicing in a solo project. So yeah, it came naturally in this way, just to express So myself. who is your favorite singer?
My favorite singer, Yeah. in the world or in Yeah. France? I don't know, but I really love pop music in Okay. general. So yeah. Okay, right. And in Pakistan, you In heard Pakistan, about them? I don't know much about. But you very like popular- classical but singing and, you know, I really love classical music. Yeah. And that's why I love to come here. It's when I mix my music and music from Pakistan, like classical traditional instrument. So I really love this mix of. दैट्स रियली ग्रेट। Yeah. अच्छा जी, अभी ये जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है और इसका मकसद यही होता है कि म्यूज़िक जो है उसको प्रमोट किया जाए। और आज जो इनकी एक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो तो करवानी पड़ेगी, बट एंट्री जो है वो फ्री है। सो सर, इट्स रियली ग्रेट टू कनेक्ट पीपल, यू नो, टू कम टू इनवाइट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे कैन कम, यू नो, फ्री एंट्री बट विद रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? But with registration, because otherwise we already had to close a little registration on our website Okay. because we reached 600 and that's the room, you know, we cannot do 2,000. Yeah. But we had a lot of demands. Minimum to maximum people can join. People can come at 7:30, see Huh. if there is still room they can enter, but and it's very nice to have that kind of public really coming Huh. largely. We're not surprised of the interest of the Karachi people, but it's, Okay, it's fine. heartwarming. Yeah, obviously, it's really exciting. Clement, you'll perform tonight, then you'll go to Lahore, then Islamabad. Yeah. Tell us something about that, your trip. Yeah, this is a 3-day with 3 concerts in different places. I did the same last year, and so it's all the concerts are in the same thematic, like International Music Day. Huh. So we celebrate music in Okay. different You're space celebrating in, music on yes, with the International French Music Alliance. Day. Yeah, Right. Music So, Day. how was your experience last year? It was amazing. Okay. It was the first time for me out of my country, and it was amazing just to see so much talented people here. So yeah, I really happy to be here again and just to connect with different people. And yesterday was amazing because I met some talented people and. दैट्स रियली ग्रेट। Yeah. चलिए जी, क्लेमेंट से बात हो रही है, सर एमिनल हमारे साथ इस वक्त। इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली एक्साइटिंग। मज़ीद भी बातें करते हैं, पूछते हैं इनसे, भाई बिरयानी वगैरह इन्होंने यहाँ ट्राई की, चाय वगैरह ट्राई की या नहीं की। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू इंटरनेशनल स्टार क्लेमे। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सर एमिनल भी मौजूद हैं यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी इंटरनेशनल स्टार पाकिस्तान में आते हैं तो उससे जो हमारे जो स्टार्स हैं और जब आपस में इनका कोलैब होता है या सोलो परफॉर्मेंसेस भी होती हैं तो लोगों को जानने का मौका मिलता है कि बाकी जो कल्चर है वो कैसे हैं, वहाँ का म्यूज़िक कैसा है, और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है ना, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। क्लेमे, how are you feeling here? Did you try biryani? Did you try samosa, chai and all, you know? Of course, I tried biryani, but not too much spicy because. Less spicy. Yeah, less spicy. I'm sorry. No, it's okay. And I only tried dal, and that's it for Dal. this moment. Yeah, Okay. dal. दाल भी खाई है भाई क्लेमे ने। And chai? Did you try chai? No, No, not yet. Yeah. Okay. I'm Okay. sorry. फाइन। ओके जी, चलिए जी, सबका अपना अपना जो है वो टेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान कराची जो भी आता है, बिरयानी, चाय, ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो फेमस चीज़ें ना, हलीम ऑल्सो। सर, यू ट्राई ऑल्सो हलीम? I'm living here, so I tried everything. On and off, I love you try a lot everything. of things. Chai is my morning beverage. Okay, that's so great. there. चलिए जी, okay, fine. अच्छा सर, tell me about the concert and the concept that you are presenting tonight. What's the concept? The concept is, it's been running in France for 50 years. It's called Fête de la Musique, Okay. which is International Music Day every 21st of June. Okay. But here, because we had the Ashura
religious ceremonies. We put it on the 17th of July. Right. But all over France, musicians, singers, and amateurs, they go in the street and they play their instruments at that particular day. So we, Alliance Française, the French Cultural Center, we do invite people from the city and a French artist usually to perform all together. Yeah, right. Clément, can you sing a song? You want to sing a French song? Yes. Okay, do I watch the sure. cameras? Okay. So this is a song I wrote 2 years ago. It's called La Mer, so the sea. Okay. In French. And it started like this. La mer, j'y reviens encore, j'y mets un pied, j'envisagerai d'y être, d'y plonger encore, tout habillé, puis reposer, même si tout est joué d'avance, j'ai tendance à fuir, mais c'est toi qui mènes la danse. Même si tout est joué d'avance, j'ai tendance à fuir, mais ça n'a plus d'importance. That's really great. That's really great. Sorry, it's the morning. Yeah, it's the morning, but if you can translate in English the. वेलकम बैक। तो घर बैठे आसानी से कैसे पैसे कमाए जाएं या फिर आप डॉलर्स में पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, जब घर बैठे पैसे कमाने की बात हो या फिर डॉलर्स में पैसे कमाने की बात हो, अच्छी अर्निंग्स करने के वाले से बात हो, तो यूजुअली लोग यही समझते कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो अब टेक्नोलॉजी की बात आ गई है। टेक्नोलॉजी, हम कैसे AI इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आप इन चीज़ों को आसानी से जान जाएं, सीख जाएं और आपको पता चले कि आपके लिए अब बहुत ऐसी आसानियां मौजूद हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, AI टूल्स से आपको जो है वो उस तरह से इंटरेक्शन करना होगा और अपना टाइम, अपना दिमाग इसमें यूटिलाइज़ करना होगा। अच्छा, अब किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डॉलर्स कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए कमल मसरूर जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फाउंडर हैं CXO ग्लोबल की। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सर कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी जी। सबसे पहले तो हमारा जो ये एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है ना कि घर बैठ के और आसानी से पैसे, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हमें, क्योंकि अपनी जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है और अभी भी जो करंटली माशाल्लाह काम कर रहे हैं, देखिए वी आर दी मोस्ट यंग जनरेशन प्रोड्यूस करने वाले हम कंट्री हैं। 60% जो है वो हमारी यूथ है, और उसके लिए हमारे पास ना उस यूथ के लिए कोई रिपोजिटरीज जो है वो उस तरह बिल्ट नहीं हुई हुई हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे हमारे इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे ये यूथ जो है वो मोस्टली इंगेज रहती है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमें थोड़ा सा इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, और वो हम काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के साथ भी बात करते रहे कि हमें यहाँ पे स्किल्स तो चले सिखाई जा रही हैं बच्चों को, बट वो कहाँ जाके काम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे इदारों में काम हो रहा है कि उनको वर्चुअली जॉब्स प्रोवाइड की जाएं, उनको टास्क प्रोवाइड किए जाएं। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने, हमारे इदारे ने एक प्लेटफॉर्म अभी हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 10 अगस्त को, 14 अगस्त से पहले। वो पाकिस्तान का पहला एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि फ्रीलांसर्स की एक मार्केट प्लेस है। दुनिया में 3-4 मेजर मार्केट प्लेसेस हैं, जिसमें एक अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है, फ्रीलांसर है। बीइंग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फ्रीलांसर्स, हमारी अपना कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं, और ये हमारा एक बहुत बड़ा गैप था, बिकॉज हमारी सारी डिपेंडेंसीज जो है वो उनके ऊपर थी कि जी उनका जिस तरह हमारी पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज होंगी उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप था जहाँ पे इतना एक नर्चर हो रहा है पाकिस्तान का फ्रीलांसर, जो बकौल उसके कि जी आप कह रहे हैं जैसे घर से बैठ के काम कर रहे हैं, बट यू नो वर्चुअली काम
अब थोड़ा सा बड़ा आसान हो गया, बिकॉज जहाँ पे आपको इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ से आप काम कर सकते हैं। सो प्राइमरली पहले तो मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये पहला प्लेटफॉर्म जो है इंशाल्लाह हम लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन मिलियन फ्रीलांसर्स जो कि यहाँ पे काम करेंगे और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकेंगे। अब आज टेक्नोलॉजी की बात है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जो कि बच्चों को नई नई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आपको जो है वो काम करना चाहिए और किस तरह की टेक्नोलॉजीज में आपको इक्विप होना चाहिए। इसमें AI भी है, इसमें जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस पर काम हो रहा है। तो इस हवाले से जो भी रिसोर्स है, जो यंग बच्चा है वो किसी भी रिमोट एरिया में बैठ के अपने घर पे या किसी भी जगह पे बैठ के, तो ये थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो जाती है कि किसी तरह के भी इन्वायरमेंट पे बैठ के वो काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी पे भी फोकस ऑब्वियसली करना है, बट एक नॉन टेक भी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें लोग जो हैं वो वर्चुअली बैठ के काम कर रहे होते हैं, एज एन वर्चुअल असिस्टेंट्स भी काम कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि AI के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। जो सीनियर लोग थे उनके लिए थोड़े से ये चैलेंजेस हुए हैं कि बिकॉज अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, कोड करना बहुत आसान हो गया है, प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गई है और चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो आया है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल ही एक नए पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रही है और AI जो है वो बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रही है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज और ये आई थिंक एक नया पैराडाइम भी होगा जहाँ पे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होंगी इंशाल्लाह। राइट, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि AI के कौन से टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है टेक्नोलॉजी में। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्योंकि आजकल बहुत नए हैं, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो वो लोगों के लिए ईजी अप्रोच है। तो सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं और ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है, ये बातें बहुत दफ़ा की भी जाती हैं, लेकिन लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, मतलब इनिशिएट नहीं करते कहीं से भी। वो ये समझते पता नहीं ये शायद ऐसी ही बात है, कौन लोग कमाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसे, पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। सर ये जो अपने ही अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है या फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं रहना, दूसरी चीज़ों को समझने से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा पीछे जाना, हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि बाकी कंट्रीज़ के लोग अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो फ़ौरन से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोग थोड़ा डरना शुरू हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये किस लिए है, पता नहीं इसके इस्तेमाल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो ये एक तो लोगों के अवेयरनेस के लिए बताएगा कि ये उनके लिए कितना नुकसानदेह होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी से डरना। टेक्नोलॉजी तो इंसान के फ़ायदे के लिए है और जहाँ तक उसके इस्तेमाल की बात है तो वो फिर आप जैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि किस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है ताकि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो टेक्नोलॉजी के खिलाफ होते हैं तो वो तो बहुत ही एक सर्टन तबका है, वी एवरीबॉडी नो कि वो कौन लोग हैं। नहीं खिलाफ नहीं होते सर, वो डर रहे होते, वो सीखते ही नहीं है। जी जी वो सीखते ही नहीं है। जी तो अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करूंगा। आई थिंक जो सोशल मीडिया का एक रोल है ना, जिसमें एक बच्चा जब ये देखता है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो जिस तरह शो ऑफ करते हैं अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को और एक से एक महंगी गाड़ी को, वो एक ऐसी चीज है जो उनका बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है, बिकॉज उसको लगता है कि अच्छा देयर इज समथिंग जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, और वो ये है कि रातों रात अमीर हो सकते हैं। देखिए कंटेंट की जो मोनेटाइजेशन है ना वो ठीक है, बट आई थिंक ये कोई लॉन्ग रन पे नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसपे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कंटेंट अब अगेन AI आ गया। AI आपके लिए ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकता है आपके लिए कि आपका डिजिटल ट्विन बन जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कंटेंट की मीनिंग भी चेंज होने वाली है, उसकी मोनेटाइजेशन भी चेंज होने वाली है। दिस इज नॉट समथिंग जिसपे आप इक्तफा नहीं कर सकते या जिसपे आप रिलाय नहीं कर सकते कि जी ये हमारा चलना है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हर तरह की टेक्नोलॉजी आती है, द बेस्ट थिंग इज कि आप उसको खोलें, उसको ट्राई करें, उसको हम जैसे लोग भी ऐसे ही होते हैं। हम तो खैर अब उस एज में आ गए जहाँ पे हम चीजों को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और जो जेनजी है या जो नए बच्चे हैं ये तो बहुत तेज है, हम लोगों से बहुत तेज है। हम मुझे लगता है कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है, बट उनको सिर्फ करना ये है कि जो भी एक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सप्लोर करके देखें, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगी। एंड आई थिंक थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की भी जरूरत है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको
घर बैठे रातों रात आपको अमीर कर दे। सो Exactly. डोंट गो टुवर्ड्स द पैसा मेकिंग थिंग। हाँ। अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं और ये देखें कि जी हम ये पाकिस्तान के जीडीपी में क्या एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सही। किस तरह बाहर से कस्टमर आ सकते हैं। अपने काम के लिए सीरियस रहें, बजाय ये कि कोई शॉर्टकट ढूंढें कि जी मुझे ये मिल जाएगा तो रातों रात मैं भी एक नई गाड़ी ले लूंगा। इस चीज के पीछे ना आ जाएं। हमारे लिए ज्यादा आसान चीज ये है कि हम ट्रेंड्स को देखें कि दुनिया में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, और ये बहुत ही आसान है। आप गूगल से पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, क्लॉड से पूछ लें कि जी मुझे दुनिया के टॉप ट्रेंड्स बता दें जिसमें मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। Yes. एआई आपको हर एक चीज बता देता है, इवन आपको स्ट्रेटजी भी बता देता है कि अब आपको जो है ना, हैविंग योर स्किल्स, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने एफएससी किया हुआ है, आप ये चीजें सीख के बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, और ट्रेनिंग की हर एक मवाद जो है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि जी मुझे फलां चीज कौन सिखाएगा, ये कोई ह्यूमन एलिमेंट होगा या ऐसा कुछ होगा। किसी डिफरेंट लोगों के पास जाके लोगों ने अपने इतने पैसे जाया किए हैं। ये पिछले कुछ 2-3 साल पहले ये ई कॉमर्स का एक सॉर्ट ऑफ मैटर शुरू हुआ था। लोगों ने अपने घर बेच के, अपने पेरेंट्स की जो है ना वो प्रॉपर्टियां बेच के किसी न किसी तरह वो ट्रेनिंग्स पूरी की हैं, बट उसका हासिल असूल कुछ भी नहीं हुआ। सो डोंट गो टुवर्ड्स के जी आपको इन्फ्लुएंसर क्या बेच रहा है, आपको क्या चीज, बिकॉज हम भेड़ बकरियां तो नहीं है ना बच्चे के, हम उनको कहें कि सब जी एक तरफ लग जाओ। हर किसी की अपनी एक यूनिक प्रोपोजिशन है, उसकी अपनी एक यूनिक माइंड सेट है। तो अपने हिसाब से चीजों को देखे, खुद दुनिया को एक्सप्लोर करे, बजाय ये कि अपना दिमाग किसी इन्फ्लुएंसर के हाथ में पकड़ा दे कि जी आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। सो द बेस्ट थिंग इज कि अपने आप को खुद एक्सप्लोर करें। आप एक, अल्लाह ताला ने एक यूनिक इंसान पैदा किया है विद यूनिक क्वालिटीज, आप उसको एक्सप्लोर करें। हो सकता है कि आप एक ऐसी चीज प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, शायद आप एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड कर लें, आप शायद 200 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें, बजाय ये कि आप घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि जी मैं अपने लिए कोई फ्रीलांसिंग का कोई वो करके मैं आराम से $2-3 घर पे बैठ के कमाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चीजों को सीखें। हर चीज दुनिया की अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, सीखने के लिए आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मैं अपने सर्कल में घूमता हूँ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ मोस्टली पाकिस्तान के जो सी लेवल लोग हैं, मिनिस्ट्रीज के साथ, रेगुलेटर के साथ। तो हम ये देखते हैं कि लोगों की अभी भी हमें इतनी जरूरत है। हर इदारे में हमें कहते हैं यार कोई सीनियर क्लाउड का मुझे आर्किटेक्ट चाहिए, हमें कोई फलां बंदा चाहिए, और लोग नहीं मिल रहे होते। तो हमने क्योंकि अपना सारा टाइम जो है वो इस चीज के ऊपर जाया किया है कि मैं रातों रात किस तरह अपना कंटेंट बना के, और कंटेंट भी आई एम सॉरी टू से जिस क्वालिटी का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं वो इस हवाले से नहीं है कि आप कहीं उसको कोट भी कर सकें कि हम किस तरह का कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं। हमें अपनी क्वालिटी की तरफ आना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटीज को देखना चाहिए कि हमारी क्या क्वालिटीज हैं। टेक्नोलॉजी आज आती है, कल वो ऑब्सोलीट हो जाती है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आती है। सो फोकस रहें और ये देखें कि हमें अपनी स्किल्स को कहाँ पे ले जाना है। अभी भी स्पेशलाइजेशन, दुनिया में वो आदमी हमेशा आगे निकलता है जो स्पेशलाइज करता है किसी न किसी चीज में। सो देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसको अवेल करें। डोंट वेट फॉर थिंग्स कि जी आपके पास खुद आएंगी और आपको कहेंगे कि जी प्लीज आप आए या हमारे ये काम करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और प्रोडक्टिव रहें। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा ये है कि पॉजिटिव रहना, प्रोडक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए जा सकते हैं। लोग टिकटॉक का नाम भी लेते हैं, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो वो अपनी स्किल सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। कोई कुकिंग करना जानता है, कोई किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई पेंटिंग करना जानता है, तो वो ये सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। मगर एक्चुअल में राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपने लिए हैं, पाकिस्तान हमेशा थोड़ा सा लेट रहता है मोनेटाइजेशन में, बिकॉज जितने भी ये प्लेटफॉर्म आपने नाम लिए, जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इवन फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी शुरू हो गई है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा लेट इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान में देयर आर सम सर्टेन पैरामीटर्स जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा चीजों को मिस यूज करते हैं। अभी भी टिकटॉक जो है आई गेस पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं दे रहा। उसके लिए यहाँ के लोग जो है वो बाहर की कोई सिम्स वगैरह यूज करते हैं फॉर दैट कंटेंट स्टफ। मुझे इसका पता नहीं है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया उसको, या मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। बट अगेन, लेकिन कंटेंट की बहुत शॉर्ट लाइफ है ना। अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि एआई आ गया है और कितना कोई कंटेंट हम बिल्ड कर लेंगे, तो चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। दूसरा, यहाँ की जो मोनेटाइजेशन है और बाहर की जो मोनेटाइजेशन है उसमें फर्क है। ज्यादा बेहतर ये है कि ठीक है, अब मैं मन नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को करना चाहिए। आई थिंक मोबाइल एक ऐसी चीज है जो अब किसी को भी, चाहे वो एक लिटरेट पर्सन है या इलिटरेट पर्सन है, वो आराम से अपना मोबाइल ऑन करे, चाहे वो कुकिंग कर रहा है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है,
चाहे वो चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर रहा है या रिव्यूज़ दे रहा है, उसके लिए चीज़ें बहुत अब कंपैरेटिवली आसान हो गई हैं कि वो कर रहे और उसकी कंटेंट मोनेटाइजेशन करे, उसको इन्फ्लुएंस भी मिलता है उस चीज़ का। तो वो एक अपनी जगह पे चीज़ है, बट अगेन उसकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ऑब्वियसली वो कुछ अर्से बाद चीज़ें ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। मेरा सिंपल एक आपसे सवाल है, जी जी पिछले कितने टाइम में, पिछले 2-3 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जी जो जी सडनली वायरल हुए, यस सडनली वायरल हुए यस और अचानक अब नजर भी नहीं आते आपको। नहीं So, नजर वो आते। एक बात वही है ना span सर, बहुत आप short है। कंसिस्टेंसी के साथ इस तरह से जब कंटेंट मेकिंग कर रहे होते हैं तो हाउ लॉन्ग। मसला ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है, फिर एआई ने बहुत सारी चीज़ों की जगह ले ली है। तो अगर सोशल मीडिया भी देखा जाए तो सोशल मीडिया भी अब यूज़ करने के कई और तरीके हैं। सोशल मीडिया को आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों को इतना कंटेंट वहाँ पर मिलता है या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब आपको उससे एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना पड़ता है कि आप राइट वे में किस चीज़ को जो है वो आगे चला सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को इस हवाले से पढ़ना चाहिए, इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए, लेकिन बात वही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में अपना प्रोफेशन या लॉन्ग टर्म में अपनी अर्निंग का जरिया ना समझें। टिल देन यू आर अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप ये समझते कि नहीं जी सारी जिंदगी आपको अर्निंग्स करके देगा, तो ये तो फिर डिपेंड करता है, ये तो लक भी होती है, फिर आपकी कंसिस्टेंसी भी होती है, या फिर आपकी फैन फॉलोइंग भी होती है कि चलिए ठीक है जी आपका सोशल मीडिया चल रहा है एंड ऑल दैट, बट फोकस आपको उन प्रोफेशनल चीज़ों पर करने की ही ज़रूरत है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे जाते हैं, जो एक आपके लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है। उसके साथ आप ये चीज़ें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। और बात वही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इससे ज़रूरी है, उसको सीखें, समझें और ये जानें कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी मुफीद है, आप किस टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि आप पैसे कमा सकते हैं सो व्हाई नॉट, आप डॉलर्स और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे हम कि हमारे जितने भी मसाइल होते हैं उनका हल और उनके जितने भी हमारे कॉजेज़ होते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब कैसे सॉल्व होती हैं, वो सब दुआ के ज़रिए सॉल्व होती हैं जब हम अल्लाह से मांगते हैं। यानी हमारे जितने भी मसाइल होते हैं उसके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला को अपनी मुश्किलात बताते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों के कई सारे सवालात होते हैं इस सेंस में कि हमारे घर में अगर ये परेशानी है या हमें अगर नज़र लग गई है तो हम क्या पढ़ सकते हैं, कौन सी दुआएं मांग सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी जो है वो सूरतें हम पढ़ सकते हैं और क्या इसका हल है और किस वक्त पढ़ी जाएँ। तो इस पर बात करने के लिए कि हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा साहब मौजूद हैं, इरशाद फ़खरी साहब, और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, जब भी हमारे शो पर मौजूद होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी मसाइल हैं उनके हल के बारे में जानें और इनसे पूछें कि कौन कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए, इसके अलावा कौन सी जो सूरतें हैं वो पढ़नी चाहिए और किस वक्त में पढ़नी चाहिए। तो ख्वाजा साहब आज मेनली जो है, वैसे तो ख्वाजा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो है सूरह तौबा का भी जिक्र कर रहे थे, सूरह आल इमरान का भी जिक्र कर रहे थे, सूरह निसा के हवाले से भी बात कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी ख्वाजा साहब कि आप जो है वो एक एक करके इन तमाम हवालों से बात करें और लोगों को बताएं कि उनके लिए किस चीज़ के लिए क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या मुफीद है। बहुत अच्छा टॉपिक भी है, कुरान से मुताल्लिक है, जुम्मा है जी, और फिर ईद का दिन है, मुबारक दिन है। तो मुबारक दिनों में मुबारक बातें होनी चाहिए, मुबारक कलाम का जिक्र होना चाहिए। तो आपका मौजू भी माशाल्लाह वैसे का वैसा ही है और हर तरह सदाबहार मौजू है। अब आज के दिन में जो ख़ास तौर पर जिसको रीड करके आया, आज जो मैं बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, वो है सूरतुन निसा। हमारी बहनों के अक्सर मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि वो ये शिकायत करती नज़र आती है कि हमारे घर का झगड़ा ख़त्म नहीं होता। जब झगड़ा ख़त्म नहीं होता, घर में बेसकूनी रहती है, जब बेसकूनी रहती है तो उनको टेंशन होती है, टेंशन होती है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो एक छोटा सा झगड़ा अगर घर से ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सूरतुन निसा हमारी बहनें अगर पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ख़ास तौर पर उनके झगड़े, उनकी लड़ाइयाँ, औरत की औरत से, सास की बहू से, बहू की बहनों से, इस तरह की जितनी भी लड़ाइयाँ, ख़ास तौर पर हमारी घरेलू लड़ाइयाँ जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती,
तो वो इंशाअल्लाह उनमें राहत महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की लड़ाई, आपस में नचाकी रहना, तो जैसे ही वो सूरह निसा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक बार रोज़ पढ़ लें। और ज़्यादा अच्छा है कि पानी पे दम कर लें, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं। अगर बच्चों को पिलाएंगी तो बच्चे वफ़ादार हो जाएंगे। माँ बाप से जो बच्चे अक्सर नाराज़गी इख्तियार कर लेते हैं, आपने मुझे ये नहीं दिलाया और वो नहीं दिलाया, आपने मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट करना था, ये नहीं किया, आपने मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट करना था, नहीं किया। तो इसका बेहतरीन इनके पास हल ये है कि बच्चे अगर नाराज़ हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं माँ बाप से, हर वक्त गिले शिकवे करते रहते हैं, वो खुश नहीं हो पाते, तो सूरत निसा पढ़े। शौहर खुश नहीं हो पाता, सूरत निसा पढ़े। घर की सास, बहू, नंदें खुश नहीं हो पाते तो घर में सूरह निसा की तिलावत करें। अगर एक बार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तमाम ये मसाइल हल फरमा देगा, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, आपने बच्चों का जिक्र किया। बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये जिक्र करती हैं कि भाई बहुत ज़िद्दी हैं और बहुत ज़िद करते हैं और रोते हैं, तो उसमें ये होता है कि नज़र लग गई है, या फिर पता नहीं कोई होता है ना कि प्यार की नज़र भी लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि भाई खाला आई, प्यार से देखा तो नज़र लग गई। तो इस हवाले से बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत चीख चीख कर रो रहे होते हैं और संभल नहीं रहे होते पेरेंट्स से। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और बहुत यानी ऐसा सवाल है कि हर घर में ये मसला है। देखिए, जब बच्चे आपके नज़र का शिकार हो जाए, नज़र बद हो जाए, अपनी माँ की प्यार से देखी हुई नज़र भी बच्चों को लग जाती है, अपने वालिद का प्यार दिया हुआ वक्त भी वो भी नज़र लग जाती है। उस लम्हे जब बच्चा आप अच्छे ऐसे काम कर रहा है कि आपकी नज़र पड़ गई और बच्चे को नज़र लग गई, तो आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़कर बच्चे पे दम करें, एक बार पढ़ें, फिर 2 बार पढ़ें, फिर 3 बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह बच्चा फ़ौरन आराम से आएगा। अगर सो नहीं रहा बच्चा, ख़ासतौर पर रात के वक्त, आपने अक्सर देखा होगा बच्चा ख्वाब में सोते सोते उठ के बैठ जाता है और कुछ बिस्तर पे ऐसे हाथ पैर हिलाने लगता है या कुछ बोलने लगता है जो समझ नहीं आया पा रहा होता, वो नींद में जिसे हम बातें करना कहते हैं, उसके लिए भी आयतुल कुर्सी पढ़ें। वो बच्चा जो आपकी बात नहीं मान रहा, उसके लिए भी आयतुल कुर्सी पढ़ें। बच्चा हाफजे में कवी नहीं है, आपने कुछ बताया भूल गया, फिर भेजा, फिर भूल गया, फिर भेजा, फिर भूल गया, तो सर पे हाथ रख के उसके आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो हाफजा भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे से नज़र बद भी दूर हो जाएगी और जो बात आप कहेंगे बच्चा मानने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, सूरह तौबा के हवाले से बताइए। माशाल्लाह, देखिए हमारे यहाँ कुरान पाक में सूरह तौबा की बहुत फजीलत है। आप ये देखें कि हम उस वक्त तक, जब तक क़ुर्ब क़यामत में तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाएगा, हमारे पास इख्तियार है, अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दे रखा, हम तौबा का दरवाज़ा बजा दें, तौबा के दरवाज़े पे चले जाएं, अल्लाह की बारगाह में चले जाएं और तौबा मांगें। अब देखिए, सूरह तौबा, जो शख्स अल्लाह का क़ुर्ब चाहता है मेरी दुआ कबूल हो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मैं जो मुसल्ले पे रहता हूँ, मैं जो सजदरेज़ी पे रहता हूँ, या अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर ले। एक लोगों को अक्सर वहम रहता है कि हमने इबादत पढ़ी है, कबूल हुई कि नहीं होगी, हमने जो नमाज़ पढ़ के आए कबूल होगी नहीं होगी, हमने दुआ मांगे पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। सूरह तौबा पढ़े, आपकी हर दुआ कबूल होगी। ज़ाहिरी तौर पर ऐसे नज़र आएगा कि जैसे आपने अभी आपने बहुत लम्स से अल्लाह की महसूस किया है, बहुत करीब से अल्लाह को महसूस किया है, और ऐसे लगेगा जैसे आपके बहुत करीब है अल्लाह की रहमत कामिल आपके बहुत करीब है। कुरान में ज़िक्र भी है कि अल्लाह आपकी शरक से ज़्यादा करीब है। लेकिन जैसे आप तौबा सूरत पढ़ते हैं तो आपको ये बात महसूस होने लगती है कि मैंने इधर भूला, इधर कबूल हो गया, इधर मैंने अल्लाह की बारगाह में चंद आंसू बहाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो लहके थे मेरे अरके इनफाल के, जो बचपन में मेरी आंखों में आंसू आए ना, अल्लाह पाक ने वो भी मोती समझ के चुन लिए। और तौबा के लिए जो आंसू बह जाए वो तो बात ही क्या है, उन आंसुओं का तो जिक्र ही क्या है। और वो वक्त जब आप तौबा कर रहे हो और अगर तहज्जुद का वक्त हो और उस वक्त आपने सूरह तौबा पढ़ी हो, ओहो, आप समझें आपने ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खोल दिया जिसमें रहमत ही रहमत है, सुकून ही सुकून है, बरकतें ही बरकतें, इनायत ही इनायत। और अगर आप एक बार करके देखें, उस वक्त आप उठें तहज्जुद के वक्त में, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार सूरह तौबा पढ़ लें और फिर तहज्जुद की नमाज के बाद फिर गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगे। आपका अगर काम नहीं हो रहा, रोज़गार बंदे, रोज़गार लग जाएगा, घर में बेचैनी है, चैन आ जाएगा, रूह में बेकरारी है, करार आ जाएगा, जिसमें बीमारी से लागरपन है, कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और बहुत बड़ी बात आपको बताऊँ, सूरह तौबा करने वाले से कैंसर दूर हो जाता है। अगर कोई शख्स ऐसा है उसको कैंसर का मर्ज़ लाहक है
तो सूरह तौबा की तिलावत करें। मेरे अल्लाह ने चाहा उसका कैंसर दूर हो जाएगा, कैंसर दूर हो जाएगा। अगर उसको गुठलियाँ हैं कैंसर की, उसमें से पस आती है, उससे बदबू आती है, उसमें से इवन अगर कीड़े भी निकल रहे हैं तो वो भी राहत पाएगा। सूरह तौबा की तिलावत करें। सूरह आल इमरान, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सूरह आल इमरान का जिक्र है। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे। अगर औलाद की तरफ से कोई गम मिला, औलाद ने माँ बाप पर अल्लाह न करे हाथ उठा दिया हो, औलाद की तरफ से उतार छोड़ के चली गई हो, औलाद माँ बाप को ख्याल ना कर रही हो, माँ बाप को टेक कवर दवाइयाँ नहीं दिला रही हो, खिदमत नहीं कर रही हो, बूढ़े माँ बाप को अपने फ्लैट में अकेला छोड़ दिया हो, मुल्क से बाहर चली गई हो, और चली भी गई एहसास का रिश्ता माँ बाप से ख़त्म हो गया हो, प्यार का रिश्ता ख़त्म हो गया हो, सूरह आल इमरान पढ़े। वो रिश्ता ऐसे लौटेगा जैसे बच्चा बचपन में माँ बाप के लिए तड़पता था ना, जब वो कुछ नहीं था, उस तरह अपने माँ बाप से मोहब्बत करेगा, अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा, अपने माँ बाप से प्यार करेगा। और अगर किसी घर में जादू टोना हो और वहाँ सूरह आल इमरान लगाई जाए, वो जादू टोना दूर हो जाएगा। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा है और वो सूरह आल इमरान पढ़े, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सूरह आल इमरान की इतनी फजीलियत है कि अगर मैं पूरा दिन भी प्रोग्राम में फजीलियत बताऊँ कम नहीं होने वाली। अब आखिरी बात यहाँ मैं आपको इस सूरह आल इमरान की फजीलत बताते हुए ये कहता हूँ, किसी भी मकसद को रख के आप सूरह आल इमरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह मकसद पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह। और जो मतलब दिल से दुआ मांगे, दिल से दुआ पढ़ने के बाद दिल से दुआ मांगना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप हमेशा तहज्जुद की नमाज का जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें मांगी हुई कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। वैसे तो अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला करीम है, वो जो दिल चाहे जैसा अल्लाह की मर्ज़ी होती है अपनी शान के मुताबिक जो है लोगों को अता करता है। लेकिन लोग जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो उनकी फीलिंग्स या उनके अंदर जो एक कहना चाहिए ना कि एक नूर सा हो जाता है। अच्छा वो उस बारे में बताइए कि तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते हैं लोग तो उसके बाद क्या दुआएं मांगे और क्या चीज़ें पढ़ें। और इसके अलावा एग्जैक्टली मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का एग्जैक्टली जो टाइम है वो क्या है। कुछ जो है वो 2:30 बजे से पढ़ रहे होते, कुछ लोग 3 बजे 3:30 बजे। तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो इरशाद फ़खरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब से हम बात कर रहे हैं तहज्जुद की नमाज के हवाले से। मैं पूछ रही थी इसकी अहमियत बताइए, और एग्जैक्टली जब दुआएं मांगी जाती हैं ना तो दुआएं किस तरह मांगे और कौन सी दुआएं उस वक्त में मांगनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे इंसान को खुराक की ज़रूरत है। अगर कोई रूहानियत बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो तहज्जुद में बेदार हो। अब आप देखें सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में आपने देखा होगा हम खाना छोड़ देते हैं, नींद नहीं छोड़ते। आपने एक फ़िक्रा सुना होगा कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है। अब आप जब नींद में गए, आपने नींद के लिए आराम के लिए बिस्तर पे गए, उस वक्त जब सर्दियाँ हों और उस वक्त जब आपके पास गरम गरम बिस्तर अवेलेबल हो, हीटर चल रहा हो, और गर्मियाँ हो तो एसी चल रहा हो, ठंडा ठंडा कमरा हो, चिल कमरा हो, अब उस बिस्तर को छोड़ना और फिर गहरी नींद आ रही हो। अब अल्लाह पाक का तकाज़ा तहज्जुद में उठाने का यह है कि मेरी खातिर कोई कुर्बान करे, और वो भी अपनी कीमती चीज़ कुर्बान करे। अब देखिए हमने अभी मैं सो रहा हूँ, मुझे तंग ना करना, अब मैं सो रहा हूँ मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना। उस वक्त हो सकता है मुझे लाखों का फ़ायदा खो दे रहा हूँ, नहीं वो सो रहा हूँ मुझे ना उठाना। हो सकता है उस वक्त कोई बीमार आ गया हो, कोई मतलब नहीं मुझे ना उठाना, मैं सो रहा हूँ। बच्चे कमरे से बाहर चले, जबकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि मुझे अभी नींद करनी है, काम छोड़ दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, सोशल मीडिया देख रहे थे बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं नींद बहुत प्यारी। वो जो प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान करना, ये है आपका तहज्जुद का वक्त। अब आप सोए नहीं, वो वक्त आया नहीं, वो अहमियत पाई नहीं, वो कुर्बानी दी नहीं। जब दी नहीं तो वो अहमियत और वो हलावत नहीं मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं, वो कैफियत नहीं मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं। अब आपने सो लिया, बेशक आप 8 बजे सोए, लेकिन सोना इशा पढ़ कर है, इशा पढ़ के सोए, आपने इशा पढ़ के सो ली। अब वो अगर इशा का टाइम हो गया और आपने इशा नहीं पढ़ी, पहली बात है इशा पढ़ के सोए, अब आप जैसे ही उठे आपका
तहज्जुद का वक्त शुरू है और आप सो गए, आपने कहा मैंने खाली फ़र्ज़ पढ़ लिए और मैं नफल, वितर और बाकी नमाज बाद में पढ़ूँगा, तो ये बहुत अच्छा अमल है। और तीसरी सी कैफियत है कि आपने इशाई बाद में पढ़ी, सोने के बाद पढ़ी, तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि पहले आपने इशा पढ़ ली, तहज्जुद का वक्त आपका जब शुरू होगा जब आपकी बेदारी हो जाएगी, यानी आप इशा पढ़ के सोए और ठीक आधे घंटे बाद उठ गए तो आपका तहज्जुद का वक्त शुरू है। उसके लिए रात का 1 बजे का 2 बजे का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर आप सर्दियाँ 8 बजे हो जाती है इशा की नमाज, तो आप 8 बजे सोकर उठे 9 बजे, तो 9 बजे आपका तहज्जुद का वक्त है। अच्छा, कोई पाबंदी नहीं, आपने अच्छा। कोई इंतज़ार नहीं करना, आपका तहज्जुद का वक्त शुरू है। अच्छा। अब आपने इशा की नमाज़ पढ़ के सोए और आपने कहा बाकी मैं नमाज़ पढ़ूंगा, एक तो मुकम्मल नमाज़ पढ़ी मैं तहज्जुद के पास पढ़ूंगा, तो ये बहुत अफजल अमल है। अच्छा, वितर साथ तहज्जुद के नवाफिल के पढ़ना बहुत अच्छा अमल है और बहुत मकबूल है और औलिया अल्लाह का मामूल रहा है कि आप अक्सर ऐसा किया करते थे। औलिया अल्लाह अपने जब फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज के लिए उठते, उससे पहले वितर अदा करते और इशा की मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद फिर तहज्जुद की नमाज आते। अब आ जाए तहज्जुद के लिए, हम उठ गए, वक्त तयन कर लिया, हम जब भी उठे वो हमारा तहज्जुद का वक्त। अब हम बैठ के इबादत के लिए, अब जब इबादत के लिए बैठे, अब हमें चाहिए यकसुई, जो उस वक्त का तकाजा है। अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर है, सरकार की हदीस पाक है, पहले आसमान पर आपको सदाएं दे रही है। सदा क्या है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, हाँ, तो मैं उसे अता कर दूँ। है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसे औलाद अता कर दूँ। है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क अता कर दूँ। अगर आप उठे और आपने कह दिया या अल्लाह मैं हूँ, अब आप देखिए, आप एक बल्ब की मिसाल लीजिए, पूरी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ, लेकिन एक शख्स चिराग लेके बैठा है, तो वो जो चिराग है वो पूरे दूर दूर तक उसकी रोशनी जा रही होगी, उसका नूर जा रहा होगा और दूर से नज़र आ रहा होगा यार वो कुछ रोशनी चमकती नज़र आ रही है। लाइट चली जाए तो जिस घर में सोलर लगा हुआ है उस घर का अलग ही नज़र आ रहा होगा, यार ये घर में सोलर लगा हुआ है, लाइट नज़र आ रही है। तो इसी तरह उस वक्त जो नींद से बेदार होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ के उठा है, वो नूर के हाले में और चमक रहा है और इसलिए उठा है कि अल्लाह से मोहब्बत है। मैं ये कहता हूँ आप कुछ ना करें, आप उठ गए, सिर्फ एक लम्हे के लिए ये कह दें या अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूँ और इस प्यार ने मुझे बेदार किया है इस वक्त में, बहुत है। ये अपने प्यार का इजहार करें अपने रब से और फिर उसके बाद बताएं मैं या अल्लाह आपसे प्यार करता हूँ, इजहार करें, सजदा रेज़ी में जाए, फिर सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करें। आपका काम कोई रुक जाए, ये तो दुनियावी मकसद हो गया ना, आपके उखरवी मामलात रुक जाए, आप कहें मुझे मौत से पहले कलमा नसीब हो, आप कहें मुझे पुल सिरात से गुजरने में आसानी हो, आप कहें मुझे सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, आप कहें कि मैं जिसके हक़ में दुआ मांगूँ या अल्लाह मुझे दुआएं मुस्तजाब अता फरमा, आप कहें या अल्लाह मैं जिसके लिए मुंह से कहूँ मेरी ज़ुबान को कुन फ़यकून अता फरमा, कि मैं जिसको कहूँ उसको बीमारी दूर हो जाए, मैं जिसके लिए हाथ उठाऊँ उसकी हर तकलीफ़ दूर हो जाए, तो मेरा अल्लाह उस वक्त आपकी ये दुआ भी कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आप एक बार अगर आपने कभी कहा ना कि मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि मुझे अल्लाह का कुर्ब महसूस करना है, तहज्जुद में उठ के तो देखें। फिर वो लम्हा जब जवानी की उम्र है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी जो है ना वो इबादत गुजार हो जाता है, नेक हो जाता है, क्योंकि अब ताकत नहीं रहती वो किसी जानवर को मार सके। बुढ़ापे की इबादत एक अलग इबादत है, उस वक्त आपके पास काम नहीं। जवानी में करके दिखाए ना, जब आप दुनियादारी में मशगूल हैं करके दिखाए ना, जब आपको बहुत सारी सोचों ने घेर के रखा हुआ है करके दिखाए ना, जब आपके पास अपनी बीवी की सोच है, बच्चों की सोच है, माँ बाप की सोच है, दुनियादारी की सोच है, काम की सोच है, उस वक्त अल्लाह को याद करें। अब अपना मुवाजना करें कि मैंने अल्लाह के लिए कितना वक्त निकाला और अपने लिए कितना निकाला, अपने बच्चों के लिए निकाला। आपका ईमान का तकाजा ये है कि आपको इन सब से बढ़कर अल्लाह नबी से प्यार करना है। तो जब आप वो तकाजा ही पूरा नहीं कर रहे, करके देखें ना, किसी एक दिन करके देखें, फिर आप सदा दें कि अल्लाह मैं उठ गया तेरी खातिर, और फिर आपको जवाब ना आए, ये नहीं हो सकता। फिर आपको रहमत का एहसास ना हो, ये नहीं हो सकता। आप वो ठंडक महसूस ना करें, ये नहीं हो सकता। आप वो नूर का हाला महसूस ना करें, ये नहीं हो सकता। और ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने रब के कुर्ब का मुशाहिदा नहीं किया, ये नहीं हो सकता। आप एक दिन उठें, तहज्जुद में अल्लाह को याद करें और चंद लफ्ज़ प्यार के जो आपके दिल में हो, और लेकिन उससे बढ़कर जो औलाद के लिए कहते हो, उससे बढ़कर जो अपने महबूब के लिए कहते हो, उससे बढ़कर जो दुनियावी मताए जहाँ के लिए कहते हो, उससे बढ़कर आप रब से कहें कि अल्लाह मैं तेरा आजिज़ बंदा तेरी बारगाह में आज हो गया हूँ, तेरी बारगाह में हूँ तो सही, मैं तेरा बंदा तो हूँ, तेरे महबूब का उम्मती हूँ,
मैं इकरार करता हूँ मालिक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। या अल्लाह पाक मैं इकरार करता हूँ कि तू वहदहू ला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। बेशक ये लफ्ज़ कहे फिर कहे ना सुबहान रब्बिल आला, या अल्लाह तू सबसे आला है, तू सबसे अरफा है, तो जैसा है ही कोई नहीं। मेरे मालिक तूने दुनिया की तमाम नेमतें मुझे अता कर रखी हैं और मैं तेरा शुक्र नहीं कर। आज मेरा ये शुक्र कबूल फरमा, आज मेरी ये दुआ कबूल फरमा, आज मेरी ये इल्तिजा कबूल फरमा, फिर देखे फ़ौरन कबूल हो जाएगी। बिल्कुल, और लोगों को इसी तरह से दुआएं मांगनी चाहिए। और अपना अपना जो जिस तरीके से अभी ख्वाजा साहब ने कहा ना कि बेस्ट टाइम, जो आपको लगता है कि आपका बेस्ट टाइम है, उस वक्त में जब आप इबादत करते हैं तो आपको खुद फील होता है, आपको खुद एक पीस फील होता है, आपको खुद एक जो है ना वो दिमागी तौर पर सुकून महसूस होता है कि नहीं, स्पिरिचुअली तौर पर बहुत आपके अच्छे जो है ना वो मामलात हो जाते हैं। तो जब आप हर बात अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह से रब्ता कायम रखते हैं ना, तो फिर देखिए ज़िंदगी में आपके सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आजकल बेरोज़गारी है, परेशानी है, दो मसले लोगों के बहुत कॉमन होते हैं। एक ये है कि बेरोज़गारी है, जॉब के मसले हैं, रिस्क जो है ज़्यादा हो जाए लोगों का। दूसरा, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। ये दोनों ऐसे मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं कि लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे। कुछ ऐसा होता है कि रिश्तों में बंदिश हो जाती है, कुछ ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है किसी चीज़ को। तो हाँ, तो इसके लिए बताएं कि क्या पढ़ें, वालिदैन पढ़ें या खुद जिनका रिश्ता नहीं हो रहा वो लोग पढ़ें? हाँ। पहले तो आपके अपने अपने पे बहुत एक अच्छा सा जुमला मुझे याद आया कि जो अल्लाह को अपना अपना कहता है ना, अल्लाह उसका हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अल्लाह को ये आपने बताना है अपने आप को कि मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का मैं खिदमत, अल्लाह का बंदा हूँ, आजिज़ बंदा हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा मालिक है। तो ये तहज्जुद में बहुत अच्छे लफ्ज़ है अल्लाह को पुकारने के लिए। और अब आजा हमारी बहनों बेटियों के लिए जिनके रिश्तों के मसाइल में बंदिश हो या कोई भी मसला हो, अगर वो सूरतुन निसा पढ़ती है तो अल्लाह के हुक्म से उनके रिश्ते वक्त की थोड़ी सी कमी है तो इसको थोड़ा सा जो है वो जल्दी समाप्त कीजिएगा। बिल्कुल, सूरतुन निसा पढ़ें और फ़ौरन से उनके रिश्ते हो जाएंगे। और जिनके कारोबार में बंदिश है वो सूरह यूनस पढ़ें। अच्छा, सूरह यूनस खासतौर पर आखिरी 2 आयात सूरह यूनस की वो ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह रोज़ी रोज़गार बहुत अच्छे से बहुत जल्द और बहुत जिन अच्छा बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे वो सूरह निसा पढ़ें। दिन में एक बार पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा तादाद में पढ़ सकें, वक्त हो तो 7 बार पढ़ें। अगर 7 बार पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर 41 दिन के अंदर रिश्ता आ जाएगा। और अगर 1 बार पढ़ेंगी तो 3 माह ज़हन में रखें, 3 माह के अंदर रिश्ते हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप हमारे शो पर आए। और बस आज के जो शो है उसका मकसद, हमारे हर दिन के शो का मकसद ये होता है कि हम आपको एजुकेट करें, हम आपको बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी से जो है वो मसाइल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। एक दूसरे का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा शो देखना ना भूलिए।